सो गाइस वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ आवर मंस्टैक कोर्स। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे Node.js और Express.js का यूज़ करके एक बेसिक सर्वर बना सकते हैं, एक बेसिक API बना सकते हैं। तो इस वीडियो में जितना भी Express.js और Node.js हमें इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए आना चाहिए वो हम सब सीखने वाले हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि ये वीडियो देखने से पहले आपने पार्ट 1 देख लिया है इंस्टाग्राम क्लोन का। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखे बिना ये समझ में नहीं आएगी, बट इसमें बाद में हम इसी इंस्टाग्राम क्लोन जितना हमने बना लिया है उसमें ये API इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो तो देखना ही चाहिए। इस वीडियो और इस कोर्स के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने Node.js इंस्टॉल कर रखा होगा, बट अगर नहीं किया है तो यहाँ पे जाके आप Node.js की वेबसाइट पे जाके उसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो बात आती है कि Node.js को और Express.js को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इस डायग्राम से हम समझेंगे। तो जैसे ये हमारी वेबसाइट जो कि हमने React.js की मदद से बनाई है, और यहाँ पे ये रेड कलर में ये कोई भी डेटाबेस होता है जो कि हम इस कोर्स में MongoDB का यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। तो इस वेबसाइट से हमारा डेटा हम डेटाबेस तक ट्रांसफ़र करेंगे और गेट करेंगे, तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चाहिए बीच में एक सर्वर, और वो सर्वर हम Node.js और Express.js की मदद से बनाते हैं। तो हमें किसी भी वेबसाइट से अगर डेटाबेस में ट्रांसफ़र और गेट करना है तो पहले वो वेबसाइट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगी, और फिर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर उस एक्शन को परफॉर्म करेगा, यानी कि वो डेटाबेस से डेटाबेस लेगा या उसमें पोस्ट कर देगा जो भी उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हमें यहाँ पे Node.js और Express.js की मदद से एक सर्वर बनाना होता है जो कि हमारे लिए ये काम करे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम वेबसाइट से डेटाबेस में डायरेक्ट डेटा गेट या पोस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा हो सकता है, बट उसके लिए हमें थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज़ करना होता है, जैसे कि फायरबेस। इसीलिए ये जो फायरबेस का जब हम यूज़ करते हैं तो इसे फुल स्टैक नहीं कहते, इसे सर्वर लेस स्टैक कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वर नहीं होता है। इसमें एक्चुअली जो डेटाबेस होता है और जो सारी सर्विसेज होती हैं वो फायरबेस खुद प्रोवाइड करता है, और हमें अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में भी काफ़ी सारा फायरबेस का कोड लिखना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वर की नीड नहीं होती है, पूरा का पूरा सब कुछ बैकएंड का फायरबेस हैंडल कर लेता है। बट यहाँ डेफिनेटली फायरबेस एक सर्विस है और इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये हमें इतनी फंक्शनैलिटी और इतने फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती जितने कि हम मंस्टैक से अपना खुद का सर्वर बना के, एक मैनुअल सर्वर बना के यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम इसकी जगह मंस्टैक का यूज़ करते हैं। तो गाइस, जब मैंने मंस्टैक स्टार्ट किया था तब मेरे मन में एक डाउट आता था कि हम फ्रंट एंड के लिए जब React.js यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस के लिए सिर्फ MongoDB यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वर के लिए हम दो टेक्नोलॉजीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? कोई एक सही नहीं सर्वर बन सकता क्या? तो डेफिनेटली बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ Node.js से सर्वर बन सकता है। बट फिर भी हम Express.js का यूज़ करते हैं, तो आपको ये कुछ इस तरह समझना होगा कि ये जो Express.js है ये Node.js का एक फ्रेमवर्क है। यानी कि जिस तरह से Bootstrap CSS का एक फ्रेमवर्क है, उसी तरह से Express.js Node.js का एक फ्रेमवर्क है। तो अगर आप Bootstrap यूज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप CSS यूज़ कर ही रहे हैं। उसी तरह से हम Express.js यूज़ करते हैं तो हम Node.js ही यूज़ करते हैं, बस उसमें थोड़ा राइटिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है। और Express.js आप सोच रहे हैं कि यूज़ ही क्यों करते हैं जब वो उसका फ्रेमवर्क ही है, हम प्योर एकदम Node.js में वर्क क्यों नहीं करते? क्योंकि जो Express.js है वो हमारे वर्क को, हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है और हमारे काम को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देता है। क्योंकि जो काम आप Node.js में अगर 200 लाइन्स ऑफ कोड में कर रहे हैं, तो वो काम Express.js आपके सिर्फ 100 लाइन्स में कर सकता है। इसीलिए ये जो Express.js है ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और डेफिनेटली इट्स मच फास्टर दैन द Node.js। अब इतना सब नॉलेज कलेक्ट करने के बाद हम अपने फोल्डर में आते हैं जहाँ पे हमें वर्क करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो ये इंस्टा क्लोन अगर आपको याद हो तो हमने ये क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई थी। अब हमें इसे थोड़ा रीनेम करना होगा। तो पहले तो मैं इसे VS कोड में खोल लेता हूँ, क्योंकि इसको रीनेम करने के लिए हमें इसके package.json में भी चेंजेस करने होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी ही है रीनेम करना। अगर आप रीनेम नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, बस आप समझ लीजिए कि मैं रीनेम कर क्यों रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे ये जो इसका नेम लिखा है package.json में इंस्टा क्लोन, मैं इसकी जगह यहाँ लिख दूंगा फ्रंट एंड और इसे सेव कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ package.log.json में जो नेम लिखा है इंस्टा क्लोन, यहाँ पे भी मैं कर दूंगा फ्रंट एंड और इसे भी सेव कर दूंगा। और फिर जो हमारा यहाँ पे फोल्डर है इंस्टा क्लोन, उसको भी मैं रीनेम करके कर दूंगा फ्रंट एंड। तो ये मैंने इसलिए किया
क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा इंस्टाक्लोन, और उस फोल्डर के अंदर मैं इस फ्रंट एंड वाले फोल्डर को डाल दूंगा। और इसके बाद यहाँ पे हम एक और न्यू फोल्डर बना लेंगे जिसको कि हम नाम देंगे बैकएंड। तो अगर आप ये नेम चेंज नहीं करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आप बैकएंड नाम से एक नया फोल्डर बना सकते हैं वहीं पे, और वो इंस्टाक्लोन और बैकएंड वाले फोल्डर को आप किसी और फोल्डर के अंदर डाल देंगे, मतलब एक सेम फोल्डर के अंदर, और उसे कुछ भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे बस थोड़ा यहाँ पे एक अच्छे लुक लाने के लिए और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको नेम चेंज करके, ताकि समझ में आ पाए, इस तरह से कर दिया है। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जो भी हमारा फ्रंट एंड का वर्क होगा वो होगा, और यहाँ पे हम बैक एंड का वर्क करेंगे। तो अभी मैं ये इंस्टाक्लोन वाले फोल्डर को VS कोड में खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ CMD टाइप करूँगा और यहाँ लिखूँगा कोड स्पेस फुल स्टॉप, और यहाँ अगर मैं एंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा इंस्टाक्लोन वाला ये जो फोल्डर है ये VS कोड के अंदर खुल गया। अब इसके बाद ये जो बैकएंड वाला फोल्डर है मैं इसके अंदर अपना CMD खोलूँगा। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप पाथ देख रहे हैं न्यू फोल्डर इंस्टाक्लोन। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा CD बैकएंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकएंड के अंदर हमारा ये जो टर्मिनल कमांड है वो खुल गया। अब इसके बाद जो हमें सबसे पहला कमांड डालना है वो है npm init। तो ये npm init हमें कोई भी जो Node.js का प्रोजेक्ट होता है वो बनाने के लिए डालना होता है, क्योंकि जो Node.js में जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम मोस्टली मॉड्यूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। और मॉड्यूल्स आपको पता ही होंगे कि वो प्री रिटन फंक्शंस होते हैं, सॉरी, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो कि किसी और ने लिखे होते हैं। तो इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मॉड्यूल्स और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि हम अपने खुद के मॉड्यूल्स भी बनाना सीखेंगे और जो थर्ड पार्टी जो बाहर के मॉड्यूल्स होते हैं उनका भी यूज़ करना सीखेंगे। तो अभी हम सिंपली एक Node.js का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे पैकेज नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ एंटर मार देता हूँ, और आप ऐसे एंटर मारते हुए डिस्क्रिप्शन वर्जन अगर आप लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं, वो डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दीजिए। और एंटर मारते हुए यहाँ पे देखिए कि हमारी यहाँ पे package.json फाइल यहाँ पे आ गई है। तो जो भी हम यहाँ पे मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं Express.js इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा npm install express। अब यहाँ मैंने एंटर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेस मॉड्यूल है, जो एक्सप्रेस का npm पैकेज है, वो इंस्टॉल हो गया है कम्प्लीटली। एक्चुअली नहीं, ओके, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हुई है इंस्टॉल की स्पेलिंग में। तो मैं लिखूँगा npm install express, और यहाँ मैंने एंटर किया तो अब ये ठीक से इंस्टॉल हो रहा है परफेक्टली। और यहाँ इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये package.json के अंदर यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ जाएगी, और यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आप देख सकते हैं बन गया है, जिसमें कि हमारा पहला थर्ड पार्टी मॉड्यूल ऐड हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे package.json में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस आ गया, जो कि पहले नहीं था। और यहाँ पे एक package.log.json नाम से फाइल बन गई है, जिसके अंदर जो हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं हम, उसकी भी अंदर जो डिपेंडेंस होती है उनकी डिटेल्स होती है। तो बेसिकली ये जो package.json है ये हमारे प्रोजेक्ट का एक इंडेक्स पेज है, और package.log.json एक और भी ज़्यादा डिटेल्ड इंडेक्स पेज है। यानी कि इसमें चैप्टर्स के नेम है package.json में, और package.log.json में उन चैप्टर्स के अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल्स है, उनके भी नेम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिपेंडेंसीज में ये एक्सप्रेस दिखा रहा है, और यहाँ पे ये एक्सप्रेस की सारी डिपेंडेंसीज दिखा रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ Ctrl+F लिखूँ और यहाँ पे सर्च करूँ एक्सप्रेस, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेस है, नोड मॉड्यूल स्लैश एक्सप्रेस, और उसका वर्जन, रिजॉल्व, डिपेंडेंसी और जितने भी फंक्शंस हम एक्सप्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो सब हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे बैकएंड फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना लूँगा app.js नाम से। तो यहाँ बैकएंड में हमारा सारा वर्क जावास्क्रिप्ट से ही होता है। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, और इसे रन करने के लिए हम गो लाइव का यूज़ नहीं करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि गो लाइव जो लाइव सर्वर पे HTML फाइल रन करता है, ना कि जावास्क्रिप्ट फाइल। इसको रन करने के लिए हम सर्वर क्रिएट करेंगे, जो कि अभी आपको समझ में आएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Node.js में थ्रू आउट हम जो भी काम करते हैं वो मॉड्यूल्स का यूज़ करके करते हैं।
तो हमें सर्वर बनाने के लिए भी एक बेसिक सर्वर जो होता है उसके लिए भी हमें मॉड्यूल का यूज़ करना होगा। तो जो अभी हम पहला सर्वर बनाएंगे वो तो हम प्योर एकदम Node.js से बनाएंगे, उसमें हम एक्सप्रेस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ भी आनी चाहिए कि कैसे हम विदाउट एक्सप्रेस वर्क करते हैं। बाकी हम जो भी उसके बाद काम कर रहे होंगे वो पूरा का पूरा एक्सप्रेस पर कर रहे होंगे, क्योंकि एक्सप्रेस JS बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर देता है चीज़ों को। तो यहाँ पे हम प्योर Node.js की मदद से सर्वर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला सर्वर विदाउट एक्सप्रेस बनाने वाले हैं। तो विदाउट एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए हमें एक मॉड्यूल के यूज़ करना होता है जिसका नाम है HTTP। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा const HTTP इक्वल टू require, और require के अंदर ब्रैकेट्स लगा के कोट्स लगा के हम लिख देंगे HTTP। अब यहाँ पे हम जो भी मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें require लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो HTTP मॉड्यूल है वो इंपोर्ट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये इंस्टॉल करना, हमने तो इंस्टॉल ही नहीं किया। तो ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है HTTP, जो कि जब भी हम npm डायरेक्टरी बनाते हैं, npm init करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए हमें इसे अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। जिस तरह से हमने Express.js इंस्टॉल किया था उस तरह से हमें इसे इंस्टॉल नहीं करना होता। Express.js एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जिसे कि हमें इंस्टॉल करना होता है। तो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ फेमस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं उनके नेम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वेबसाइट आपको कुछ टॉप 10 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट npm पैकेजेस हैं उनकी लिस्ट दे रही है। तो यहाँ पे पहला आता है क्लाउडनरी, जो कि हम डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट में आगे यूज़ करने वाले हैं इमेजेस को अपलोड करने के लिए। और एक्सप्रेस आपको दिख रहा है जो कि हम यूज़ करने ही वाले हैं। और ऐसे कई यहाँ पे आपको bscript और कोर्स जैसे यहाँ पे पैकेजेस दिख जाएंगे जिनका कि हम अपने प्रोजेक्ट में फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, जो कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें कि हमें इंस्टॉल करना होता है पहले तो अपने प्रोजेक्ट में, और उसके बाद हम उनका यूज़ कर पाते हैं। और जो फाइल बेस्ड मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें हम खुद से अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट फाइल बेस्ड, जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं और मैनुअली उन्हें यूज़ करते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो कि हमारे पहले से ही प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड होते हैं और हम उनका सिंपली बिना इंस्टॉल किए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि HTTP। और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, जैसे ही एक्सप्रेस, क्लाउडनरी या फिर कोर्स, जो कि हम फ्यूचर में इसमें यूज़ कर रहे होंगे, जिन्हें हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है फिर हम उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट तो कर लिया है। अब इसके बाद हम सर्वर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ const सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ये क्रिएट सर्वर हमारे HTTP मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है जिसका हम यूज़ करेंगे सर्वर बनाने के लिए। अब इसके अंदर हमें लगाना होगा एक फैट एरो फंक्शन। अब इस फैट एरो फंक्शन के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स देंगे। तो जो मेन पैरामीटर्स हैं इसमें वो है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले रिक्वेस्ट लिखें या रेस्पॉन्स लिखें। तो बेसिकली ये बस एक पैरामीटर है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। आप कुछ भी ABB लिख सकते हैं, लेकिन जो पहला पैरामीटर है वो होगा रिक्वेस्ट ही। उसका आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप खुद लॉजिक लगा सकते हैं कि पहले रिक्वेस्ट आएगी उसके बाद ही तो आप रेस्पॉन्स देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रेस्पॉन्स पहले दे दें और रिक्वेस्ट बाद में आए। तो ऐसे याद आप रख सकते हैं कि पहला जो पैरामीटर होता है वो रिक्वेस्ट के लिए होता है। आप उसे नेम कुछ भी दे सकते हैं, बट एक बेटर जो कोड है आपका वो बनाने के लिए, ताकि वो रीडेबल हो ज़्यादा, तो हम उसके लिए REQ लिखेंगे। और आप पूरा रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम दूसरा पैरामीटर देंगे RES, यानी कि रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमने ये सर्वर बना लिया। अब जब ये सर्वर बने तो यहाँ पे हम चाहते हैं लिखा आ जाए console.log सर्वर क्रिएटेड। और यहाँ पे हम लिख देते हैं res.end working। तो इस फंक्शन से क्या होगा कि जो हमारा सर्वर होगा उसके रेस्पॉन्स में ये वर्किंग जो है ये शो हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। तो अभी यहाँ पे जब सर्वर स्टार्ट होगा तो आपको वो दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमने सर्वर बना तो लिया है, बट अब हमें एक यहाँ पे पोर्ट बनाना है जहाँ पे हमारा सर्वर लिसन करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर, जो कि हमारा आप देख सकते हैं ऊपर वेरिएबल नेम है। तो सर्वर डॉट लिसन, और इसके अंदर हम कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ पास करते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे हम कुछ भी पोर्ट दे सकते हैं, बट बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो 3000 या 5000 करते हैं। और 3000 पे यहाँ पे मेरा रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो भी रन होता है।
तो यहाँ पे मैं यहाँ 5000 प्रेफर करूँगा। और यही मोस्टली आप सोच रहे होंगे क्यों यूज़ करते हैं 3000 5000, क्योंकि जो बाकी जो पोर्ट नंबर्स हैं वो मोस्टली बिजी होते हैं, इस वजह से हम यहाँ 5000 या 3000 का यूज़ करते हैं। और आगे इसमें हम एक और यहाँ पे हम मेथड सीखेंगे जिसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी पोर्ट खाली होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर उस पर रन हो जाएगा। लेकिन अभी हम मैनुअली यहाँ पे 5000 लिख लेते हैं, और अगर आप 3000 चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के हमें एक फैट एरो फंक्शन बना देना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे console.log सर्वर is running on 5000। अब इसे सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सर्वर रन होने के लिए पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे सर्वर रन करने के लिए हमें यहाँ पे टर्मिनल में लिखना होगा नोड, और जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है जिसमें कि हमने सर्वर बनाने का कोड लिखा है उसका नेम लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ app। तो यहाँ नोड ऐप लिखने के बाद मैं एंटर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्वर इज़ रनिंग ऑन 5000 लिखा आ गया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था console.log सर्वर इज़ रनिंग ऑन 5000। अब इस सर्वर को आप कैसे चला के देखेंगे, मतलब ये शो कहाँ होगा। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र में आते हैं, और ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे ऊपर सर्च टैब में अगर मैं लिखूँ लोकल होस्ट, तो यहाँ लोकल होस्ट 3000 आ रहा है, इसकी जगह मैं लिखूँगा लोकल होस्ट और यहाँ पे कॉलन 5000। और यहाँ अगर मैं एंटर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको वर्किंग लिखा दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 5000 पोर्ट नंबर पे हमारा सर्वर बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि कंसोल में यहाँ पे हमारा सर्वर क्रिएटेड, जैसे कि हमने सर्वर खोला उस पर रिक्वेस्ट गई, तो जैसे ही यहाँ पे हमने सर्वर ओपन किया तब उस पर रिक्वेस्ट गई, इसीलिए उसके बाद यहाँ पे सर्वर क्रिएटेड जो हमारे कंसोल में प्रिंट हुआ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। यहाँ पे हम विदाउट एक्सप्रेस.js यहाँ पे सर्वर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम HTTP मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमें यूज़ करना होता है जब हम विदाउट एक्सप्रेस सर्वर बनाते हैं Node.js में। और फिर हमने यहाँ पे HTTP का जो क्रिएट सर्वर फंक्शन है उसका यूज़ करके एक सर्वर बनाया, जिसके अंदर हमने फंक्शन लिखा और उसके अंदर पैरामीटर दे दिए रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, और ये कर दिया कि रिक्वेस्ट जब भी आए तो रेस्पॉन्स में हम प्रिंट कर दें वर्किंग हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और उसके बाद वो सर्वर बना के उसे लिसन कर दिया पोर्ट नंबर 5000 पे लोकल होस्ट पे, और यहाँ पे कंसोल में कुछ प्रिंट करवा दिया। तो ये हमने एक बेसिक सा सर्वर बनाना सीख लिया है Node.js की मदद से। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो जैसे अगर यहाँ पे हम rest.end में लिखें हेलो वर्ल्ड, और अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तब भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने हेलो वर्ल्ड कर दिया है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे वो जो सर्वर पहले से क्रिएटेड है तो वही शो कर रहा है जो उसमें है। अब अगर हमें इसमें चेंजेस करने हैं तो उस सर्वर को बंद करके हमें नया सर्वर फिर से क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे Ctrl+C अगर हम क्लिक करेंगे तो वो सर्वर क्लोज हो गया है। अब मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा नोड ऐप और एंटर मारूँगा, तो अब यहाँ पे चल के यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं तो अब आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। और इसका मेन रीज़न यही है कि जो सर्वर होता है उसे हमें बार बार रन करना होता है, लेकिन ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल होता है बहुत ही बढ़िया जो कि हमें ये चीज़ करने से बचाता है, और उस मॉड्यूल का नाम है NodeMon। तो यहाँ पे Ctrl+C क्लिक करके यहाँ पे मैं कमांड लाइन में डालता हूँ npm install NodeMon, और यहाँ एंटर पर क्लिक अगर हम करें तो यहाँ पे जो हमारा NodeMon पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। और ये इंस्टॉल होने के बाद हम जो हमारा सर्वर है वो NodeMon की मदद से बनाएंगे, और उसके बाद हमें बार बार सर्वर रन नहीं करना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे NodeMon जो है हमारा वो इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। अब इसके बाद हम यहाँ पे सर्वर बंद हो गया आई थिंक, और अब यहाँ पे हम NodeMon के थ्रू अपने ऐप को रन करते हैं। तो यहाँ मैंने किया NodeMon ऐप। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ये NodeMon के थ्रू सर्वर रन हो गया है, और यहाँ देखिए लिखा भी आ रहा है NodeMon टू रीस्टार्ट एट एनी टाइम। तो हमें RS करना है, और ये देख रहा है कि वॉचिंग एक्सटेंशंस, तो ये JS, JSON और MJS सारे एक्सटेंशंस पे ये वॉच कर रहा है NodeMon,
जो हमारा पैकेज है, और जैसे ही इनमें कुछ चेंज होगा ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हमारा सर्वर रन कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं और सेव करते हैं उसे, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे चेंज होता है कि नहीं खुद ब खुद। तो यहाँ हेलो वर्ड की जगह मैं हेलो लिख देता हूँ और करता हूँ सेव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वर रीस्टार्ट हो गया, और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो आ गया है, जो कि पहला ऐसा नहीं हो रहा था। पहले रिफ़्रेश करने के बाद भी सेम वही जो चीज़ लिखी थी पुरानी वाली वही लिखी हुई थी, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे, अगर मैं फिर से यहाँ पे सेव करूँ तो यहाँ पे देखिए फिर से नोडमॉन रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस कर रहा है और फिर से उनने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना हेल्पफुल पैकेज है नोडमॉन जो है। अब यहाँ पे हमने एक बेसिक सा सर्वर बनाना सीख लिया है Node.js की मदद से, और इसमें काफ़ी सारी आप Node.js में चीज़ें कर सकते हैं विदाउट Express.js भी, जो कि आप सीख सकते हैं। लेकिन अभी हम उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें बस उतनी चीज़ें देख रहे हैं जो कि हमें इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए रिक्वायर्ड हैं। हमें एक ऑथेंटिकेशन API बनाने के लिए जो चीज़ आनी चाहिए, और बाकी जैसे जैसे हम आगे कोर्स में बढ़ेंगे तो हम जितनी भी चीज़ें हैं Node.js Express.js की वो सब सीखते ही जाएंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि हम एक Express.js की मदद से API बनाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि क्या API हम इस Node.js की मदद से नहीं बना सकते? तो डेफिनेटली बना सकते हैं, बट हम उस API का यूज़ करके हम अपने React.js में कुछ डेटा भी भेजेंगे, जो हमारी React.js की वेबसाइट है। तो इस तरह से डेटा भेजने में एक प्रॉब्लम आ जाती है कोर्स पॉलिसी नाम की, जो कि हम अभी देखेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए Node.js में हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा कोड लिखना होता है, जबकि Express.js में वो 2 और 3 लाइन्स ऑफ कोड में काम हो जाता है। इसीलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब Express.js से एक सर्वर बनाना सीखेंगे और उससे एक API बनाएंगे, और उसका फिर React.js की वेबसाइट में यूज़ भी करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप Node.js जो प्योर एकदम विदाउट Express.js जो Node.js है उसकी मदद से और चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ Node.js की वेबसाइट पे अगर आप यहाँ डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी Node.js की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको करना है API रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक, और यहाँ पे आपको Node.js के डिफरेंट यहाँ पे जो मॉड्यूल्स है वो दिख जाएंगे, सारे फंक्शंस दिख जाएंगे, और आप चाहें तो उन्हें एक एक करके यूज़ करके देख सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Node.js के मॉड्यूल्स डेली कुछ नए नए बनते जाते हैं, और ऐसे आप यूज़ करेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे वो। तो जो जो इम्पोर्टेंट है आपको बस उन्हें समझने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे आपको नीड आती जाएगी आप डेफिनेटली वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाके नए नए मॉड्यूल सीख ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम Express.js की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये सर्वर क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो वो है कि हमें Express.js इंस्टॉल करना है। तो मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे Express.js आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ package.json में यहाँ पे Express.js इंस्टॉल कर रखा है, और आपने ये देख सकते हैं कि नोडमॉन भी आ गया है। जब मैंने नोडमॉन इंस्टॉल किया तो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसीज़ में नोडमॉन भी दिखाने लगा है। तो जैसे जैसे हम इंस्टॉल करते जाएंगे नई नई डिपेंडेंसीज, नए नए पैकेजेस, तो यहाँ पे वो लिस्ट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे आते हैं app.js में। तो अब यहाँ पे हम अपना Express.js की मदद से एक सर्वर बनाएंगे, और यहाँ पे हम एक अपना फाइल बेस्ड यानी कि एक मैनुअल मॉड्यूल बनाना भी सीखेंगे कि कैसे हम खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं। हमने एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल का हमने एक बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज़ करना तो देख लिया है। हमने HTTP ये जो बिल्ट इन मॉड्यूल है अभी इसका यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम Express.js जो कि एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है उसका यूज़ करेंगे, और उसके बाद उसी के अंदर API बनाते समय हम फाइल बेस्ड मॉड्यूल का भी यूज़ कर रहे होंगे। तो अब मैं इसे पूरे को क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा const express। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो एक्सप्रेस है हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। इंस्टॉल तो हमने कर ही लिया है, और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ उससे पहले npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिख के इंस्टॉल कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर, और ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि कुछ भी हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है तो ये रिक्वायर लिख के कोट्स लगा के उस मॉड्यूल का सिंपली हम नेम लिख देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेस जो हमारा पैकेज है उसे इंस्टॉल कर लिया है, सॉरी इंपोर्ट कर लिया है, इंस्टॉल तो वो पहले से ही था। अब इसके बाद ये जो एक्सप्रेस है इसे हम रन कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा const app इक्वल्स टू एक्सप्रेस, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेस है ये रन हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक पोर्ट नंबर और लिख देते हैं। डेफिनेटली हम पोर्ट नंबर यहाँ पे ना डिफाइन करके
जो हम फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हमारा सर्वर लिसन करेगा वहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट ये एक बेटर प्रैक्टिस होती है पोर्ट नंबर यहाँ लिखने की। तो मैं यहाँ लिखूँगा पोर्ट इक्वल टू 5000। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट लिसन। वहाँ पे हमने सर्वर डॉट लिसन लिखा था क्योंकि वहाँ पे जो हमारा सर्वर क्रिएट हुआ था HTTP के थ्रू, उसको हमने वेरिएबल नेम दिया था सर्वर। लेकिन यहाँ एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं, और उसे हमने वेरिएबल नेम ऐप दिया है, इसलिए हम लिख रहे हैं ऐप डॉट लिसन। और अब इस लिसन फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर आपको पता ही है सबसे पहले तो हमें पोर्ट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, तो सिंपली हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं और उसके बाद कॉमा लगा के, अब हमें लोकल होस्ट लिखने की नीड नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे एक फैट एरो फंक्शन लगा देते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं console.log अब यहाँ पे हमने सर्वर को लिसन भी करवा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बीच में क्या, नीचे भी लिख सकते हैं आप, उस ऐसा कुछ वो नहीं है, बट बीच में लिखने से एक बेटर स्ट्रक्चर हो जाता है कोड का। तो यहाँ पे ऐप डॉट गेट और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके एड्रेस में स्लैश। तो जब भी ये जो स्लैश हमारा जो लोकल होस्ट का जो सर्वर होगा उसके स्लैश URL पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पे वो गेट करने की अगर रिक्वेस्ट आएगी तो जो भी हम यहाँ पे एक पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, फैट एरो फंक्शन होगा ये हमारा, और इसके अंदर हम यहाँ पे 1 मिनट कॉमा लगाना भूल गए थे, तो यहाँ कॉमा लगा के अब इसके अंदर भी हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स देने होंगे जो कि वही होंगे सेम, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं res.json hello world। अब इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने लिख दिया है जब भी हमारी ऐप पे कोई गेट रिक्वेस्ट आए इस URL पे, तो यहाँ पे जो हमारा जेसन जो रेस्पॉन्स में हमारा एक जेसन चला जाए जो कि है हेलो वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे सर्वर को हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा नोडमोन ऐप और यहाँ पे हमारा सर्वर आप देख सकते हैं कि 5000 जो पोर्ट नंबर है उस पर रन हो गया। तो यहाँ पे रन हो ही रहा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है जेसन फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पे आप समझेंगे कि यहाँ पे हमने ये जो स्लैश वाला URL है यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है ना, ये देखिए लोकल होस्ट स्लैश, तो इस वजह से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया। और अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँ और यहाँ पे लिख दूँ स्लैश अबाउट और यहाँ पे रेस्पॉन्स में मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज और ऐसा करता हूँ सेव। तो ये सर्वर देखिए नोडमोन की वजह से रिस्टार्ट अपने आप हो गया है। और इसके बाद अगर मैं लोकल होस्ट 5000 स्लैश अबाउट पे जाऊँ और एंटर मारूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अबाउट पेज आ गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कौन सा जो URL है जिस पे रिक्वेस्ट आए और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उस URL पे ये वहाँ पे रेस्पॉन्स जाए, हम ऐसा सेट कर सकते हैं। हम इसी तरह से यहाँ पे जेसन में भी रेस्पॉन्स भेज सकते हैं, पूरे के पूरे HTML पेज के थ्रू भी रेस्पॉन्स भेज सकते हैं और काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट्स में हम इसमें रेस्पॉन्स भेज सकते हैं जो कि हम थ्रू आउट द कोर्स हम देख रहे होंगे। अभी बस हम यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट में रेस्पॉन्स भेज के देखेंगे ताकि जब भी ये हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशंस हैं हम उसके थ्रू इस वाली जो हम API बनाएंगे इस पर रिक्वेस्ट भेजें तो हमें जेसन डेटा मिले कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे पहले तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैश वाले जो हमारा URL है उस पर response.json के अंदर मैं यहाँ पे कुछ डेटा भेजता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसमें लिख दूंगा नेम और नेम में लिख देता हूँ यहाँ रमेश और फिर कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल और यहाँ पे हम ईमेल कुछ भी लिख देते हैं। अब इसे हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रेस्पॉन्स में जेसन डेटा भेज रहे हैं जिसमें नेम है रमेश और ईमेल है ramesh@gmail.com और मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं स्लैश में। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमें स्क्रीन पे जेसन डेटा मिल रहा है
और अभी ये डेटा आपको इजीली इसलिए देख रहा है क्योंकि हम इसे जेसन के फॉर्मेट में भेज रहे हैं और वो स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन हो सकता है आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में, प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे हम काफ़ी ऐसा डेटा भेजेंगे जो कि स्क्रीन पे शो ना हो, वो बस जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें जाए, या फिर काफ़ी ऐसी एपीआईज होती हैं जो डेटा फैच करती हैं, गेट करती हैं और वो स्क्रीन पे शो नहीं होता है। तो उसे चेक करने के लिए कि हमारी एपीआई ठीक वर्क कर रही है कि नहीं, हम यूज़ करते हैं थंडर क्लाइंट का या पोस्टमैन का। तो जब भी हम Node.js में सर्वर्स बनाते हैं और ढेर सारी हम एपीआईज बनाते हैं, तो हमें लगातार पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट जैसे फीचर्स के यूज़ करना होता है अपनी एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम बार बार एपीआई बना के उसे अपने प्रोजेक्ट में डाल के नहीं देख सकते, हमें पहले उसे कहीं और ट्राई करना होता है। तो उसके लिए हम पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट का यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्टमैन क्या है। तो ये पोस्टमैन एक प्लेटफॉर्म है, इसे आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, या वेबसाइट है, सीधे आप यहाँ पे साइन अप करके इसका यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ सिंपली अपनी गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट जो भी है वो करके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम कुछ यहाँ बेसिक्स एपीआई टेस्ट करेंगे, तो अभी हम पोस्टमैन का यूज़ नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली आगे हम पोस्टमैन का यूज़ करना सीख रहे होंगे। और जिस तरह से थंडर क्लाइंट का भी हम यूज़ करने वाले हैं, ये उसी की तरह है। तो अगर आप थंडर क्लाइंट देखेंगे तो डेफिनेटली इसका यूज़ करना भी आ जाएगा, बट इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम इसका भी आगे यूज़ कर रहे होंगे जब हम काफ़ी बड़ी बड़ी एपीआईज बनाएंगे। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और सिंपली हम यहाँ पे VS कोड में आते हैं और यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। तो यहाँ पे आपको थंडर क्लाइंट नाम की यहाँ पे एक्सटेंशन दिख जाएगी, जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। तो यहाँ इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पे एक्सटेंशन के नीचे इसका आइकन आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और ये थंडर क्लाइंट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे बार खुल गया है और यहाँ पे जो भी मैंने पहले इसमें रिक्वेस्ट ट्राई करी है एपीआईज की वो सब दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मुझे एक न्यू रिक्वेस्ट में इनिशिएट करनी है। अब यहाँ पे हमें पहले तो देखना है गेट रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट, पुट या डिलीट। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो हम सर्वर है उसमें गेट रिक्वेस्ट पे ये रेस्पॉन्स भेज रहे हैं ना, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे इनिशिएट करनी होगी। और उसके बाद हमें यहाँ पे एड्रेस क्या डालना है, तो एड्रेस आपको मैनुअली टैप करना आना चाहिए यहाँ पे, जो कि आप डेफिनेटली 2-3 एपीआईज बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। बट अगर आपको याद नहीं है अभी, तो आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हैं अपने सर्वर का URL और इसके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जो कि है http://localhost:5000/। अब अगर यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे जेसन फॉर्मेट में रेस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि ये जो मेरी API है ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। तो अब इस API को हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में डाल के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में ये जेसन डेटा मिलता है कि नहीं। तो अब तक हम जो रेस्ट APIs होती थी दूसरी वेबसाइट की, उन्हीं से डेटा फैच करते थे, लेकिन अब हमने अपनी खुद की API बना ली है और उससे डेटा फैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम फ्रंट एंड में, और रुकिए उससे पहले ऐसा करते हैं, ये बैकएंड फोल्डर में ही यहाँ पे हम एक पहले फाइल बेस्ड मॉड्यूल बना लेते हैं, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम खुद का मॉड्यूल, और उसके थ्रू यहाँ पे डेटा पास करते हैं। क्योंकि हमने देख तो लिया ही है कि हमारी API ठीक वर्क कर रही है, तो इसे थोड़ा सा और बेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बैकएंड फोल्डर में एक फाइल बना लेते हैं, उसे हम नेम दे देते हैं data.js। तो यहाँ पे हम data.js में एक वेरिएबल एरे बनाएंगे और इसे हम नाम देंगे डेटा। आप डेफिनेटली कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस एरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट मैं लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगा नेम, और नेम होगा रमेश। और इसके बाद इसमें हम दे देते हैं ईमेल, और यहाँ पे ईमेल हम कर देते हैं ramesh@gmail.com, और यहाँ ईमेल हम कर देते हैं ramesh@gmail.com। इसी तरह से मैं इसमें 3-4 जो है यूज़र्स की डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये एरे बना ली है। अब इसके बाद ये जो हमने डेटा वेरिएबल बनाया है इसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने फाइल बना तो ली है data.js, हमने मॉड्यूल बना लिया, बट इस मॉड्यूल को हमें एक्सपोर्ट करना होगा ताकि हम दूसरी जो हमारी जैसे app.js है उसमें इसका यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा module.export इक्वल टू डेटा। तो यहाँ पे हमने ये डेटा बना के यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर दिया है।
अब इसके बाद यहाँ app.js में हमें इसे इम्पोर्ट करना होगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा const data इक्वल टू, और इम्पोर्ट करने के लिए आई थिंक अब तक क्लियर हो ही गया होगा आपको, लिखना है हमें require और उसके बाद ब्रैकेट्स लगा के अब यहाँ कोट्स लगा के हमें ये जो data.js है हमें इसका पाथ लिखना है। पाथ क्यों लिखना है? क्योंकि ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल या फिर थर्ड पार्टी मॉड्यूल नहीं है जो कि हमने इंस्टॉल किया है और वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में इंस्टॉल हो गया हो। ये हमने अलग से बनाया है जो कि नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में नहीं है, इसलिए हमें उसका पाथ लिखना होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा ./data.js। अब इसे हम कर देंगे सेव। अब इसके बाद यहाँ पे rest.json में हम सिंपली यहाँ पे डेटा पास कर देंगे। अब इसे करते हैं सेव। तो यहाँ पे हमने ये जो डेटा है हमारा, ये हमने एरे बना दी है और इसे हमने इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट भी कर दिया है module.exports के थ्रू, और यहाँ पे इसे इंपोर्ट भी कर लिया है, और यहाँ पे हम जेसन के थ्रू यहाँ पे हम पास भी कर रहे हैं हमारा जो /URL है उसमें। अब इसे हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम थंडर क्लाइंट पे आके एक न्यू रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे लोकल होस्ट का जो एड्रेस है जो कि है http://localhost:5000/ और यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पूरा जेसन डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है नेम ईमेल के साथ। तो अब जब हमने देख लिया कि हमारी एपीआई परफेक्टली वर्क कर रही है, तो इस एपीआई के थ्रू हम डेटा फैच करते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो पहले तो ये देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो सर्वर है लोकल होस्ट 5000 पे ये ठीक से रन कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक अलग यहाँ पे cmd कमांड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इन एरो पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्प्लिट टर्मिनल का ऑप्शन, और यहाँ पे जाके आप कुछ भी पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पावर शेल खोल लेता हूँ। अब यहाँ हमारा एक अलग पावर शेल खुल गया है और इसके अंदर मैं लिखूँगा cd फ्रंट एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड वाला जो फोल्डर है जिसके अंदर हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा npm start। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे रन हो जाएगी, और वो रन होगी पोर्ट नंबर 3000 पे। जो हमारा सर्वर है वो 5000 पर रन हो रहा है और जो हमारी एप्लीकेशन है वो 3000 पर रन होगी। तो वेट करते हैं इसका रन होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वेब ऐप है रिएक्ट की इंस्टाग्राम, वो यहाँ पे रन हो गई है। तो यहाँ पे साइन अप पेज आपको दिख रहा है, साइन इन पेज और प्रोफाइल पेज। तो हमने यहाँ साइन अप और साइन इन पेज बना लिए हैं, और प्रोफाइल और होम पेज हम आगे की वीडियोज़ में डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन अप पेज पे ऐसा करते हैं, हम डेटा फैच करते हैं। तो यहाँ आ गए हम फ्रंट एंड में, और यहाँ पे SRC में कंपोनेंट्स में signup.js में हम जो भी हमारी एपीआई है उसके थ्रू यहाँ पे डेटा फैच करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप फंक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा फैच डेटा, और यहाँ पे एक असिंक फंक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे हम असिंक लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद ये फैट एरो फंक्शन का जो भी सिंटैक्स होता है वो लिख देते हैं। अब इस असिंक फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे रेस्पॉन्स नाम का, और उसके अंदर हम अवेट स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे फैच लिखेंगे, और फैच के अंदर URL डाल देंगे उस API का जहाँ से हमें डेटा फैच करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या URL है हमारी API का। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये लोकल होस्ट 5000 वाला ये URL। तो आप इसे सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने URL डाल दिया है अपने सर्वर का, उस API का जहाँ से हमें डेटा फैच करना है, जहाँ पे हमें डेटा रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे अब लिखेंगे const data इक्वल टू await response.json। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा डेटा है वो हमें रेस्पॉन्स फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा, और फिर उसके बाद हम कंसोल में वो डेटा प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ console.log data। तो यहाँ पे हमारा फैच डेटा फंक्शन रेडी हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ इफेक्ट हुक। तो यहाँ कॉमा लगा के मैं यहाँ यूज़ इफेक्ट हुक यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो यूज़ इफेक्ट आपको पता ही है कि यूज़ इफेक्ट के अंदर हम जो भी फंक्शंस लिखते हैं या जो भी कोड लिखते हैं वो कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जब भी हमारे उस कंपोनेंट में कोई चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं यूज़ इफेक्ट फंक्शन,
और इस यूज़ इफेक्ट के अंदर हम अपना फैच डेटा फंक्शन डाल देंगे। और यहाँ इसके बाद इसे सेव करने के बाद इसको हम कंपाइल होने देते हैं। ओके, कंपाइल हो गया है। अब यहाँ पे हम अपनी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसकी कंसोल में देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एरर आ गए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा रहा है access to fetch at this URL from origin this URL has been blocked by CORS policy। तो अब ये CORS पॉलिसी क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले ही बताया था। तो ये CORS पॉलिसी क्या है कि आप देख सकते हैं इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो हमारा सर्वर का डोमेन है वो अलग है और यहाँ पे जो हमारी रिएक्ट वेब एप्लीकेशन है उसका डोमेन अलग है। ये 3000 पर रन कर रही है और ये 5000 पे। तो अगर ये डोमेन जो दोनों के सर्वर के और जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही होती है वो सेम नहीं होते हैं तो हमारी कोर्स पॉलिसी जो रिक्वेस्ट है उसे इनिशिएट नहीं होने देती है। तो ऐसा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है। तो अब देखेंगे हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और इस चीज़ का एक और रीज़न होता है, सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि डोमेन्स अलग हैं, ये एक और रीज़न ये है कि जिस डोमेन पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यानी जो सर्वर है उस पर जिस पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या उस सर्वर पे ये चीज़ अलाउड है कि कोई और डोमेन का जो सिस्टम है वो उस पर रिक्वेस्ट भेज सकता है कि नहीं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यही करेंगे, हम यहाँ पे कोर्स npm पैकेज के थ्रू हमारा ये जो सर्वर है इसमें किसी भी डोमेन से रिक्वेस्ट अलाउ कर देंगे। तो देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सर्वर पहले तो मैं क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद जो हमारा कोर्स npm पैकेज है उसमें हमें इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल कोर्स। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कोर्स पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो रहा है। तो अब यहाँ पे कोर्स इंस्टॉल हो गया है। अब हमें यहाँ पे सिंपली इसे अपने सर्वर में डालना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे app.js में आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको खुद पता होना चाहिए कि हमने अभी एक मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल किया है और उसे हमें अपने ये जो सर्वर है इसमें यूज़ करने के लिए उसे डेफिनेटली हमें इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे const course इक्वल टू require course। और यहाँ पे हमें पाथ नहीं डालना पड़ा क्योंकि एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो कि हमने इंस्टॉल किया है और ये डेफिनेटली नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर ही गया होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पाथ नहीं डाला। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे app.use और ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे हम कोर्स लिखेंगे और ये कोर्स फंक्शन रन कर देंगे। अब इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पे नोड मोन के थ्रू हमारा सर्वर फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वर फिर से रीस्टार्ट हो गया है और अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या फिर से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे गाइस यहाँ पे हमारी जो API है उससे हमें डेटा मिल गया है। यहाँ पे ये रमेश लुसिफर रामू का जो भी हमें डेटा है हमारी API से मिल रहा है। तो यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो कोर्स की प्रॉब्लम थी वो भी चली गई है क्योंकि हमने वहाँ पे कोर्स पैकेज मैनेजर का यूज़ करके हमारा जो सर्वर है वहाँ पे किसी भी डोमेन से रिक्वेस्ट अलाउ कर दी है। तो गाइस यहाँ पे आप एक बेसिक सर्वर बनाना तो सीख ही गए हैं और खुद की एक सिंपल सी API बनाना भी सीख गए हैं जिससे कि आप किसी को भी डेटा भेज सकते हैं। अभी तो डेफिनेटली हम ये जो सर्वर है लोकल होस्ट 5000, तो इस लोकल होस्ट 5000 सर्वर से हम इस पीसी के बाहर किसी को डेटा नहीं भेज सकते क्योंकि ये जो सर्वर है ये लोकल होस्ट में बना हुआ है। लेकिन जब ये सर्वर के कोड को हम होस्ट कर देंगे वेबसाइट के थ्रू, हेरोको के थ्रू, तब इस सर्वर पे पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी रिक्वेस्ट भेज के यहाँ से जो डेटा है वो ले सकता है। तो अभी तक के लिए हम एक यहाँ पे बेसिक सर्वर बनाना सीख गए हैं और बेसिक API बनाना भी सीख गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो ऑथेंटिकेशन API है हमारे इंस्टाग्राम क्लोन के लिए, जो मेन ऑथेंटिकेशन API हमें बनानी है, हम उस पर वर्क करेंगे, हम उसे बनाएंगे और उसे अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।